चलिए, गुड मॉर्निंग बिहार पुलिस। यस, भूगोल ऐसा सब्जेक्ट है जो 10 से 12 क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है हर एक एग्जामों में। जैसे आज के दरमियान चल रहा है, बिहार पुलिस का एग्जाम चल रहा है, तो उसमें अक्सर भूगोल की अहम भूमिका निभा जाता है। अब भूगोल क्वेश्चन कहाँ से पूछा था मालूम है? बस आपको बच्चा कुछ 8, 9, 10, 11, 12 को मिलाकर यही सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडियन ज्योग्राफी, कुछ विश्व ज्योग्राफी, भारत की ज्योग्राफी, कुछ विश्व ज्योग्राफी, यही सब पूछा आता है। हम लोग सॉल्व के साथ लेकर चलते हैं, ऑप्शन के साथ लेकर चलते हैं। सॉल्व पेपर लेकर आए बिहार पुलिस के लिए, और स्पेशल तुम लोग को भी ले लिए, तो तुम लोग को बहुत काम आने वाला। देखो है भूगोल सॉल्व पेपर सब के लिए अब प्रैक्टिस सेट है। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की बात अगर बोला जाए, हर एक एग्जामों का दृष्टिकोण से नंबर 1 है। हम लोग क्या करते हैं, बस एक ही चीज पढ़ते हुए चल जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कहा जाता है, चलिए क्वेश्चन आपका कहता है, वो बढ़िया से एग्जाम दीजिएगा। जो भी अभी तक चल गए होंगे बच्चा लोग आराम से, कहाँ गया होगा मालूम है? आज एग्जाम है, सभी का आज एग्जाम है। चलिए तुम लोग आंसर जवाब देना। कहता बुआ, सिलेरू ऊर्जा संयंत्र संबंधित है किससे? सिलेरू ऊर्जा लिखते चलो न, एक क्वेश्चन लिखते हैं। सिलेरू ऊर्जा संयंत्र संबंधित है, कहाँ संबंधित है बुआ? प्राकृतिक गैस से, आणविक शक्ति से, जल विद्युत शक्ति से, या ताप विद्युत शक्ति से? याद रखिए वो ऑप्शन नंबर सी होगा बुआ, जल विद्युत शक्ति से सिलेरू ऊर्जा संयंत्र है। सिलेरू ऊर्जा संयंत्र क्या हुआ? जल विद्युत संयंत्र। इसका विश्लेषण करते थोड़ा कहा जाता है, सिलेरू ऊर्जा संयंत्र एक जल विद्युत ऊर्जा है। क्या हुआ? जल विद्युत ऊर्जा है। एक सिलेरू ऊर्जा कौन क्या होता है? जल विद्युत संयंत्र ऊर्जा है, जो आंध्र प्रदेश में सिल्लोरी नदी पर बनाई गई है। सिल्लोरी क्या है बुआ? नदी है, वहाँ पर जल विद्युत संयंत्र बनाया गया, इसीलिए सिल्लोरी नदी के संबंधित। ठीक से बैठो, वही लड़की ठीक से बैठो। देश में कुल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, कुल तापीय ऊर्जा का योगदान लमसम 59.7% बुआ यही नदी देते, सिल्लोरी नदी। जल विद्युत का योगदान लमसम 11.8%। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कितना? 38.5%। परमाणु ऊर्जा का हिसाब हुआ 1.7%। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की प्रमुख जल विद्युत परियोजना की बात बोला जाए, नागार्जुन सागर, निचली सिल्लोरी, ऊपरी सिल्लोरी, श्रीशैलम, मुचकुंड और तुंगभद्रा, निजाम सागर, ये सब क्या विद्युतीय सागर है। विद्युत पैदा करने में वह सबसे वो आगे है। तो हम लोग लेकर चलते हैं विद्युत किससे संबंधित है? सिल्लोरी ऊर्जा संयंत्र से। अगला है 2 नंबर में क्वेश्चन का रही है वो बात, किसी भी सेवा के लिए जनसंख्या सीमा की सही व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है? कौन सा कथन करता है वो याद रखना है। तो इसमें कहा जाता है, सेवा के लिए आवश्यकता न्यूनतम जनसंख्या। बात सही है, जितना न्यूनतम जनसंख्या उतना होगा उतना सेवा वो बेहतर होगा। जितना जनसंख्या न्यूनतम होगा उतना सेवा क्या होगा वो बेहतर होगा। तो क्वेश्चन आपका कह रहा ये है, किसी भी सेवा के लिए जनसंख्या सीमा देहरी की सही व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी करता है वो, जितना कहा था इसमें, सेवा के लिए आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या, जितना न्यूनतम जनसंख्या कम होगा उतना सेवा ज़्यादा बेहतर होगा। डिस्कशन कुछ इस प्रकार है, जर्मनी भूगोलवेत्ता बटलर क्रिस्टल ने 1933 ईस्वी में अधिवासों के वितरण से संबंधित केंद्र स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने दक्षिणी जर्मनी के केंद्र स्थल का अध्ययन आरोही क्रम में वर्गीकृत किया। सिद्धांत 6 प्रावधान किया गया। 6 प्रावधान कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 आता है वह केंद्रीय स्थान की संकल्पना, उसके बाद पूरक क्षेत्रीय की संकल्पना, देहरी की संकल्पना, वस्तुओं के परिसर की संकल्पना, केंद्रीय वस्तु सेवा की संकल्पना, केंद्रीय की संकल्पना। देहरी संकल्पना क्या है? ये सब हुआ 12th की किताब में सब बढ़िया से दिया गया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। 5वां नंबर आपका क्वेश्चन कह रही है, ध्यान दिया जाए। तो सरकार नंबर क्वेश्चन है, रिफ्ट घाटी क्या है? इसके बारे में समझिए। वो रिफ्ट घाटी जो है
रिफ्ट घाटी का परिणाम क्या है? रिफ्ट घाटी का परिणाम है भ्रंशन। क्या होगा? भ्रंशन। रिफ्ट घाटी का परिणाम क्या है? भ्रंशन। याद रखिएगा, क्या बोलेगा? भ्रंशन। रिफ्ट घाटी का परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम भ्रंशन का। अतः रिफ्ट घाटी भ्रंशन का परिणाम है। किसी स्थान पर जब दो सामान्य भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह परे मिलते हैं कि उनके बीच का भाग नीचे धंसा हुआ होता है, तो उसे बेसिन घाटी का निर्माण करता है और वह रिफ्ट घाटी का या ग्रोवेन कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी पर है। आपका याद रखना हुआ, विश्व की सबसे लंबी अगर बात बोला जाए रिफ्ट घाटी का है सीधे जॉर्डन नदी पर। कौन नदी है? वो जॉर्डन नदी पर है, जो लाल सागर के बेसिन में होते हुए जाम्बेजी नदी तक 4800 किलोमीटर की लंबाई विस्तृत है। कैलिफोर्निया की डेथ वैली एवं एशिया का मृत सागर रिफ्ट घाटी का प्रमुख उदाहरण है। अगर रिफ्ट घाटी को बोला जाए वो सबसे ज्यादा रिफ्ट घाटी कौन लंबी कौन है, तो हम बोलेंगे जॉर्डन नदी पर। कौन सा नदी पर? जॉर्डन नदी पर। अगर बोले एशिया का मृत सागर रिफ्ट घाटी का प्रमुख उदाहरण है कैलिफोर्निया क्या बोलेंगे? डेथ वैली। और एशिया का मृत सागर। एशिया में सबसे लंबी जॉर्डन घाटी कौन है? वो मृत सागर है। और कैलिफोर्निया की बात बोला कौन है? डेथ वैली है। कैलिफोर्निया में कौन सी रिफ्ट घाटी है? डेथ वैली। और जॉर्डन नदी पर सबसे लंबी रिफ्ट घाटी बना हुआ 4800 किलोमीटर का है, वो याद रखा। जाम्बेजी नदी तक होते हुए जाती है। कैलिफोर्निया का बोला जाए डेथ रिफ्ट घाटी, और एशिया का बोला जाए मृत सागर घाटी सबसे लंबी है। कहता वह कुजबास डैश क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। कुजबास जब वह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कुजबास जो है कौन से क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो कुजबास याद रखें, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कुजबास कोयला क्षेत्र के लिए कुजनेसक बेसिन को कोयला क्षेत्र भी कहते हैं। सोवियत संघ का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। अगर बोला जाए वो सोवियत संघ का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यह उत्तम कोटि का बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला ऐसे खराब कोयला है, लेकिन उत्तम क्वालिटी का बिटुमिनस कोयला यहाँ पाया जाता है। यह कोयला धरातल के पास ही पाया जाता है, जिससे खनन काफी सुगम है। यहाँ कोयला यूराल के औद्योगिक क्षेत्र के भेजा जाता है। सोवियत संघ के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र बोला जाए वो डोनबास नदी है। कौन सा है? डोनबास कोयला क्षेत्र वो यूक्रेन। कुजबास की बात बोला जाए वो यूराल पर्वत से निकलती है। कुजबास कोयला मॉस्को से भी, करागांडा से भी। करागांडा कहाँ से? हुआ काजाकिस्तान में स्थित है। हम लोग लेकर चलते हैं। क्या क्वेश्चन था मेरे को? क्वेश्चन क्या था? कुजबास डैश क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। कुजबास वह कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग को लगता होगा क्या क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा था। आप तारा पारा गरहा जितना भी है ये सब क्वेश्चन आप लोग को आता है। जो क्वेश्चन आपका नहीं आता वो क्वेश्चन पर गौर फरमाइए, ताकि क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, तो कुजबास की बात बोला जाए तो कुजबास एक बिटुमिनस के बेहतर कोयला क्षेत्र है। अगला बात बोला जाए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट कारखाना सम्मिलित नहीं है? हमसे सीमेंट कारखाना बोला जाए और उसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं हमसे पूछा जाता है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर नामक जगह पर एक बहुत सीमेंट फैक्ट्री है। बात सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब बेहतर क्वेश्चन आपका है। बिहार पुलिस, बिहार एसआई के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है। भूगोल का इस टाइप क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। महाराष्ट्र की बात बोला जाए, महाराष्ट्र में बुआ नंदपुर नामक, नंदपुर में क्या पाया जाता है? यहाँ कोयला क्षेत्र सीमेंट पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में बुआ मोदी ग्राम में सीमेंट पाया जाता है। झारखंड में बंजारी नहीं, झारखंड में कोयला क्षेत्र। यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? वो आपका सी। तो उसके बाद मध्य प्रदेश में विक्रम नगर में क्या पाया जाता है? वो सीमेंट फैक्ट्री है। तो हम लोग चलते हैं। भारत में समुद्री सीपियों का उपयोग करते हुए सीमेंट का प्रथम संयंत्र 1904 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित किया गया था। अगर बात में समुद्री सीपियों का उपयोग करते हुए सीमेंट का प्रथम संयंत्र की बात बोले 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया, जो कि असफल रहा था। फिर 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी को पोरबंदर संयंत्र की स्थापना की गई, जो सफल हुआ था। अगर इंडियन सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना बोला जाए वो कब हुआ था? 1914 में। कब हुआ था? 1914 में। कौन है फैक्ट्री की? याद है क्या? हुआ
इन्हें इंडियन सीमेंट फैक्ट्री का स्थापना 1914 में प्रबंधन की संयंत्र स्थापना की गई थी जो सफल हुआ था। सीमेंट उद्योग के सर्वाधिक कारखाना आंध्र प्रदेश में। अगर सीमेंट उद्योग के बोला जाए सर्वाधिक कारखाना हुआ कहाँ स्थित है, क्या बोलेंगे हम, आंध्र प्रदेश में। क्या बोलना हुआ, आंध्र प्रदेश में। एवं सीमेंट उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगर भारत में सबसे ज़्यादा अगर सीमेंट का उत्पादन अगर बोला जाए तो कहाँ होता है, तो वो हम क्या बोलेंगे, आंध्र प्रदेश में। कहाँ बोलेंगे, आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में सीमेंट के प्रथम स्थान में। अब इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं तो महाराष्ट्र में वो चंद्रपुर में होता है, छत्तीसगढ़ में मोदीग्राम होता है, झारखंड में चाईबासा झीक पानी में होता है, मध्य प्रदेश में विक्रम सागर में, और बिहार में बंजारी। याद रखिए बिहार में एक बंजारी नामक जगह है, वहाँ पर सीमेंट सबसे ज़्यादा होता है। बिहार में कौन सा जगह हुआ, बंजारी। कौन सा जगह है, बंजारी। वहाँ पर क्या होता है, सीमेंट की फैक्ट्री ज़्यादा है, सीमेंट उद्योग ज़्यादा होता है। अगर बोला जाए पूरा भारत में सीमेंट से प्रथम स्थान कौन है, कौन है, आंध्र प्रदेश। झारखंड में क्या बोले, कहाँ है सीमेंट का फैक्ट्री हुआ, झारखंड में आप क्या रखना है, झीक पानी। महाराष्ट्र में बोले जाए कौन है, चंद्रपुर। छत्तीसगढ़ में मोदी ग्राम, और मध्य प्रदेश में विक्रम नगर, और बिहार की बात बोला जाए तो बंजारी। कहाँ, बंजारी। अगला क्वेश्चन है, पता है, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब का सब। क्वेश्चन आपका है, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने। याद रखिएगा, इस और बेहतर क्वेश्चन है प्लेट। प्लेट का मतलब समझते हो, धरती की जो दो सतह होता है, जो हम लोग जिस प्लेट पर है, प्लेट है जहाँ हम लोग बैठ के खाते हैं, पीते हैं, मार करते हैं, कुश्ती करते हैं। अभी तुम लिख रही हो ना, शादी ब्याह होता है, ऐसे होगा शादी ब्याह ना। कौन अमरूद खिला दी है। याद रखे वो प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग याद रखना टूजो विल्सन ने किया था। किसने किया था, वो टूजो विल्सन ने। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, टूजो विल्सन ने। तो याद रखिएगा, इसका डिस्कशन थोड़ा देख लेते हैं। कहा था प्लेट शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम कनाडा के भूवैज्ञानिक टूजो विल्सन ने किया था। टूजो विल्सन वो कहाँ का रहने वाला था, कनाडा का। कहाँ रहने वाला था, कनाडा का। तो प्लेट के सर्वप्रथम किसने बताया था, टूजो विल्सन ने। क्या बोलेगा वो, टूजो विल्सन ने किया था। कब किया था, 1967 ईस्वी में किया था। मैकेंजी पॉकर और मार्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों का समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत किया कि जिसे प्लेट विवर्तनिक कहा गया। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार वह पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों में कुछ इस प्रकार है। तो हम लोग लेकर चलते हैं, वो क्या बोलेंगे, प्लेट की क्या, प्लेट के खोजकर्ता कौन था, टूजो विल्सन। कहाँ का रहने वाला था, कब खोजा था, 1967 में। अब हैरी वेस ने 1960 में बुआ दिया था, में सागर नित्तल प्रसार या सागरीय अथवा स्थलीय विस्तार परिकल्पना किया। 1960 में किसे था, वो हैरी हेस ने प्लेट के सिद्धांत। सर्वप्रथम प्लेट शब्द किसने कहा था, वो प्लेट शब्द किसने कहा था, टूजो विल्सन ने। किसने, कब कहा था, 1967 में। टूजो विल्सन कहाँ रहने वाला था, कहाँ रहना होता। कोई क्वेश्चन याद हो रहा, लगन बेहतर क्वेश्चन सब है। चलो अगला देखते हैं, शीतोष्ण चक्रवात किन अक्षांशों के माध्यम उत्पन्न होता है। शीतोष्ण चक्रवात किन अक्षांशों के माध्यम उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। शीतोष्ण 35 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, वो यही होगा बुआ, नॉर्थ एंड साउथ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर है नॉर्थ एंड साउथ। कहा था वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण 2 विपरीत स्वभाव वाली ठंडी उष्ण आर्द्रता हवाओं के मिलने के कारण होता है। यह चक्रवात वह 35 डिग्री से लेकर 65 डिग्री से अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध में उत्पन्न होता है, जहां पर पछुआ हवा का प्रभाव से यह पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते रहते हैं। पछुआ हवा, ठंडी हवा को हम क्या कहते हैं, वो पछुआ हवा चलती रहती है। इसके केंद्र में कम वायुदाब एवं बाहर में अधिक वायुदाब होता है। इससे प्राय इनका आकार गोलाकार या अंडाकार होता है, जिस कारण इन्हें लो गर्त या ट्रफ भी कहते हैं। लो गर्त या क्या कहते हैं, वो ट्रफ की भी कहते हैं। शीतोष्ण चक्रवात को लहर चक्रवात या विपक्ष चक्रवात भी कहा जाता है। नोट, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का यह लहर सिद्धांत शीतोष्ण
कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति का सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन वो सन कब किया था? 1918 में। कब किया था? 1918 ईस्वी में बर्कनीज अर्थात जे बर्कनीज ने किया था। किसने? बर्कनीज और जे बर्कनीज ने किया था। कहा था प्रति चक्रवात शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एफ गैफेन महोदय ने किया था। अगर चक्रवात की बात बोला जाए, चक्रवात की बात, जो चक्रवात आता है किसने किया था? पहले एफ गैफेन महोदय ने किया था 1861 में। कब किया था? 1861 में। आपका क्वेश्चन था 8वां क्वेश्चन है, सारगेसो सागर किस महासागर का हिस्सा? बहुत मस्त क्वेश्चन है। सारगेसो सागर जो है वो, सारगेसो सागर किस महासागर का हिस्सा है? सारगेसो सागर किस महासागर का हिस्सा? याद रखना, सारगेसो सागर किस महासागर का हिस्सा है? याद रखना वो अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, जिसे हम क्या कहते हैं वो गल्फ स्ट्रीम, कनारी धारा द्वारा प्रति चक्रवाती प्रवाह क्रम पाया जाता है। इस चक्र के अंतर्गत शांत एवं गतिहीन जल पाया जाता है, जिसमें सारे गैस घास फैली जाती है। इस भाग को सागर गैसों कहा जाता है। मरमर के अनुसार इसके वो 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में 35 से 75 पश्चिमी देशांतरों के मध्य पाया जाता है। गल्फ स्ट्रीम की खोज सर्वप्रथम पोस्ट डी लियोन द्वारा 1513 ईस्वी में की गई थी। मतलब विश्व जब तुम ये पढ़ोगे ना तो खतरनाक तुमको नाम भी मिलेगा, जो नाम पढ़ने में उचित नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग नून रोटी खाएंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं। हंस क्यों रही है रे? जापान देश के अंतर्गत सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अगर जापान में देखा जाए सबसे बड़ा द्वीप हुआ कौन सा है? जापान में आपका हो जाता है सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप। कौन सा द्वीप है बुआ? होन्शु द्वीप। जापान में सबसे, ऑप्शन नंबर बी होगा, जापान में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा बुआ? होन्शु द्वीप। जापान के सबसे बड़ा द्वीप का नाम बताओ। होन्शु द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। इसी द्वीप पर जापान का सबसे बड़ा मैदान कांटो स्थित है। जापान के सबसे बड़ा द्वीप का नाम कौन है? होन्शु द्वीप। क्या बोलेगा? होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप पर सबसे बड़ा होन्शु। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? होन्शु द्वीप। जब उसी द्वीप पर सबसे बड़ा मैदान कौन है? कांटो द्वीप। क्या हुआ? कांटो द्वीप। याद रहेगा। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप पर सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? कांटो मैदान। कौन सा है? कांटो मैदान। कांटा लगा ना। अच्छा, हम लोग का कांटा चुभता है तो हम क्या बोलते हैं? कांटा चुभ गया, यही नहीं बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कांटा धस गया, कांटा चुभ गया, यही नहीं बोलते हैं? लेकिन अमेरिका जापान में जब कांटा लगता है ना तब बोलता है मैंने अपने पैर को कांटा में चुभा ली। समझ में आ रहा? मतलब कांटा जो होता है, अब अपने पैर, कांटा पर मेरा क्या पड़ गया? पैर पड़ गया। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? कांटा चुभ गया। जैसे हम यहाँ पर पैर चुपचाप है, कांटा कर धस गया। यही नहीं बोलना चाहते हैं, उल्टा बोलते हैं। जबकि हम लोग अपने पैर को क्या करते हुआ? कांटा पर रख देते। कांटा तो अपना सही जगह पर ही है। इन्हें बोलना कांटा चुभ गया। ये क्या बोलेगी? कांटों पर मैं अपने पैर को रख दिया। ये हुआ सही। तो कांटो स्थित है। टोक्यो को, जो कि जापान की राजधानी है, टोक्यो जापान इसी द्वीप पर स्थित है। अगर बोला जाए टोक्यो जो कौन सा द्वीप पर वो स्थित है? होन्शु द्वीप पर। कौन सा द्वीप पर? होन्शु द्वीप पर क्या स्थित है वो? टोक्यो। क्या स्थित है? टोक्यो। याद रखिए, टोक्यो जो होन्शु द्वीप पर स्थित है। देश की 80% जनसंख्या होन्शु द्वीप पर निवास करती है। जापान की 4 सबसे बड़े द्वीप कौन से हुआ क्रमशः? जापान के सबसे 4 द्वीप बराबर है। एक नंबर है हुआ होन्शु। होन्शु द्वीप पर कौन सा हुआ है? कांटो। क्या बोलेगी? कांटो मैदान है। उसके बाद होक्काइडो, क्यूशु, शिकाकू। उत्तर से दक्षिण क्रम में, अगर उत्तर से दक्षिण क्रम में बोलेगा तो होक्काइडो, होन्शु, शिकाकू, क्यूशु अवस्थित है। बात कर रही है ये सब द्वीप अवस्थित है। ओसाका के पूर्व में अगर मैनचेस्टर वो कहा जाता है, ओसाका के पूर्व में क्या हुआ? ओसाका का पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका का पूर्व क्या कहता है? मैनचेस्टर। युवाता विश्व का सबसे बड़ा जलयान निर्माण है।
युवाता क्या है? विश्व का सबसे बड़ा जलयान। जलयान युवाता क्या है? सबसे विश्व का सबसे बड़ा जलयान। याद रखना, युवाता की बात बोला जाए, विश्व का सबसे बड़ा जलयान है युवाता। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले थे? जापान के सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या बोलेंगे? हॉन्शू। हॉन्शू द्वीप पर कौन सा मैदान स्थित है बुआ? हॉन्शू द्वीप पर कौन सा बड़ा? कांटो। कांटो ही द्वीप पर क्या स्थित है मैदान में? तो टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। तो जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ, वही जापान। जापान के 4 सबसे बड़े द्वीप कौन कौन सा हुआ? हॉन्शू द्वीप, होक्काइडो द्वीप, क्यूशू द्वीप और शिकागो द्वीप, ये सब स्थित है। अगला 10 नंबर हुआ, ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत किस मंडल में अवस्थित है? ओजोन परत जो है, ओजोन परत आपका किस मंडल में है? समताप मंडल में। कौन सा मंडल में हुआ? समताप मंडल में। ओजोन परत जो है किस मंडल में हुआ स्थित है? समताप मंडल में। क्या बोलना है? ओजोन परत जो है समताप मंडल में अवस्थित है। कौन सा मंडल बोलेगी बुआ? समताप मंडल में। क्षोभ मंडल में है। आ गए निचली समताप मंडल के जीव है, जीव मंडल भी कहते हैं। अगर जो निचली समताप मंडल होता है उसे जीवन मंडल कहते हैं, जो बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार पुलिस में मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछा गया है, बढ़िया से क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखिएगा, निचली समताप मंडल में जीव मंडलीय परिस्थिति को तंत्र के जीवों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी मंडल में जीवन रक्षक ओजोन गैस 55 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, जबकि इसका अधिक सर्वाधिक सांद्रता 15 से 35 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। ओजोन के सर्वाधिक सांद्र वो 22 किलोमीटर ऊंचाई की होती है। तो हम लोग ओजोन परत को क्या करते हैं? वो छेद करते हैं। ओजोन परत क्या करती है? हमारे जो जीवन रक्षा कवच है, यानी कि पृथ्वी के सुरक्षा कवच कौन है? ओजोन परत यार, ओजोन मंडल। पृथ्वी का कंबल किसे कहते हैं? ओजोन मंडल। लेकिन हम लोग ओजोन मंडल क्या करते हैं? छेद करते हैं। जैसे कि CFC गैस से, क्लोरोफ्लोरो कार्बन से, जैसे फ्रिज से, रेफ्रिजरेटर से, AC से जो निकलता है वो जो गैस निकलता है, CFC गैस निकलता है, सब गैस निकल कहाँ पर जाता है? ओजोन परत को छेद करता है, वहीं से विकिरण आता है, वो याद रखना। तो हम लोग लेकर चलते हैं इसमें 22 किलोमीटर ऊंचाई तक। वायुमंडल के स्तरीकरण में प्रमुख योगदान RG बेरी एवं RJ सोर्लो तथा AN एस्ट्रलर ने दिया था। 11वां क्वेश्चन हम लोग लेते चलते हैं। कहा था निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? इसमें से अगर बात बोला जाए, इसमें से कौन सा कथन एक सत्य है? तो देखो, जो इसमें कहा था बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है, वो गलत है। कहा जाता है इसमें कर्क एवं मकर रेखा के मध्य अधिकतम महासागरीय लवणता पाई थी, बिल्कुल सही है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या है? वो 20 सही है। तो क्वेश्चन देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है कर्क एवं मकर रेखा, जो हमारे भारत से कर्क रेखा कितना रेखा से गुजरता है? वो 8 गुना जो गुजरता है। कर्क और मकर रेखा के मध्य अधिकतम महासागरीय लवणियाँ पाई जाती है, ये बात सही है। चलो इसका डिस्कशन करते हैं। कहा था बी नंबर, कर्क एवं मकर रेखा के मध्य सर्वाधिक महासागरीय लवणता पाई जाती है। उच्चतम लवणता 20 डिग्री से कितना? 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों एवं 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। इन दोनों के गोलार्ध में 40 से 60 अक्षांशों के मध्य लवणता में कमी आती है। महासागर की औसत लवणता कितना होना चाहिए? 35%। महासागर की औसत लवणता कितना होना चाहिए? 35%। जबकि उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता कितना होना चाहिए? 34%। दक्षिणी गोलार्ध कितना होना चाहिए? 35% पाई जाती है। फिर से वो समझो, महासागर की औसत लवणता कितना प्रतिशत? 35%। जबकि उत्तरी गोलार्ध की औसत कितना? 34%। एक दक्षिणी गोलार्ध कितना हुआ? 35% पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा हुआ? टर्की झील। कौन सा? टर्की झील। विश्व में सबसे अधिक लवणता वाला झील की बात बोला जाता है, क्या बोलेगी? टर्की झील। कौन सा झील? टर्की झील। टर्की झील हुआ जो 333% मृत सागर है, यानी कि इस टर्की झील पर तुम तैर सकती हो, यानी कि सूत सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है टर्की झील पर। हाँ, लवण ज्यादा है। 238 ग्रेट साल्ट लेक जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 220% पाई जाती है, याद रखना। इस पर आराम से तुम सूत सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका को टॉर्नेडो का क्या कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो को क्या कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका जो है टॉर्नेडो को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, टॉर्नेडो का टविस्टर कहा जाता है। क्या कहता है बुआ? टविस्टर कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो को टविस्टर कहते हैं। टॉर्नेडो आकार की दृष्टि से सभी वायुमंडल तूफानों में
सबसे छोटा परंतु प्रभावी की दृष्टि से सर्वाधिक प्रलयकारी होते हैं। टॉर्नेडो मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, देखो कहा तब हुआ ए डिमांजिया किससे संबंधित है? तो ए डिमांजिया वो है रखना फ्रांसीसी भूगोल संप्रदाय है। ऑप्शन नंबर किस में होगा? सी में होगा। एफ रेटजल की बात बोला जाए, जर्मन भूगोल संप्रदाय है, जर्मनी का रहने वाला है। एच जे मैकिंडर की बात बोला जाए, मैकिंडर वो आपका ये होगा ऑप्शन नंबर 4 ब्रिटिश भूगोल संप्रदाय, ब्रिटिश का रहने वाला है। आई बॉमेन की बात बोला जाए तो अमेरिकन भूगोल संप्रदाय, आई बॉमेन कहाँ रहने वाला? अमेरिकी भूगोल संप्रदाय। ऑप्शन नंबर की बात अगर बोला जाए वो 3 होगा, ऑप्शन नंबर 5 सी। सही सम्मिलित की बात बोला, सही सम्मिलित भूगोल तो ए डिमांजिया फ्रांसी का, ए रेटिजल की बात जर्मनी का, एच जे मैकिंडर की बात ब्रिटिश भूगोल का, आई बॉमेन की बात अमेरिकन भूगोल का, आई बॉमेन की बात अमेरिकी भूगोल का। फिर से बोला जाए ए डिमांजिया फ्रांसीसी भूगोल संप्रदाय का, एफ रेटिजल की जर्मनी भूगोल का, एच जे मैकिंडर की बात ब्रिटिश भूगोल संप्रदाय का, आई बॉमेन की बात बोला जाए अमेरिकन भूगोल का। इस सब क्वेश्चन आपका पाया जाता है ना। नंबर तुम्हें पास है ना? नंबर तुम्हें पास है? हाँ याद है, बोलो तो। 62 नाम लिख देता है, बोला था 62 11। हाँ सही है, इस पर दयानंद कुमार होगा, ये सब लगा देना। तो अभी सकवा कर कहीं लगा कर चलाना। देखो 4800 अगर रुपया लेगा तो उसी में से कटा देना, यह में तब 4700 लगा देना। कितना था? 48 लेगा सर 1000 पर 10। 40 रुपया लगा तो 47 से लगा ना। ध्यान दो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? डेल्टा का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो याद रखना नर्मदा नदी है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नर्मदा नदी किसका निर्माण नहीं करती है? डेल्टा का निर्माण नर्मदा नदी नहीं करती है। हम लोग लेकर चलते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई निकलती है। 1057 मीटर की ऊंचाई निकलती है। दक्षिण में सतपुरा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणी। वयाकना दक्षिण में सतपुरा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणी के मध्य या भ्रंश घाटी में बहती हुई संगमरमर की चट्टानों की महाखंड और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो यहाँ पर याद रखना मध्य प्रदेश में क्या हुआ? धुआंधार जलप्रपात है। कहाँ है हुआ? मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात है। और धुआंधार जलप्रपात की बात कौन सा करता है? वो नर्मदा नदी। कौन सा नदी? नर्मदा। धुआंधार लगभग 1312 किलोमीटर की दूरी तक बहने के बाद भरूच के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है। भरूच के दक्षिण में कितना सब अरब सागर में यह मिल जाती है। और 27 किलोमीटर लंबा जोरन दुखमुख बनाती है। नर्मदा एक ज्वारीय नदी है जो डेल्टा का निर्माण करती है। नर्मदा एक ज्वारीय नदी किसका निर्माण करती है? वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। सॉरी, नर्मदा ऐसा कौन सी नदी है पूरा जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो नर्मदा नदी जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। रखना नर्मदा किसका निर्माण नहीं करती है? वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। निर्माण जो डेल्टा का निर्माण नहीं करते, जब गंगा एवं कावेरी बंगाल के खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। याद रखना
गंगा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। खैर गंगा नदी तो डेल्टा का निर्माण करती है। देश में कुल 14 नदी द्रोणी है। कितना नदी हुआ? 14 नदी द्रोणी, जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक था। 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र वाली कुल 14 नदी, 44 नदी। कितना नदी हुआ? 44 नदी। कॉमन कॉस्मोस किसने लिखा था? कॉस्मोस की बात अगर बोला जाए, कॉस्मोस किसने लिखा था? कॉस्मोस हुआ प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर ने लिखा था। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक थी। यानी कि कॉस्मोस किसने लिखा था? हम्बोल्ट ने। क्या बोलना है? हम्बोल्ट ने। यानी कि भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने लिखा था। अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने। महत्वपूर्ण पुस्तक था जिसका प्रकाशन सन 1845 में किया था अलेक्जेंडर ने। तो कॉस्मोस की पुस्तक के लेखक कौन था? वो अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने। कब किया था? 1845 में। इन्होंने 1862 ईस्वी के मध्य 5 खंडों में किए गए। इसमें समस्त विश्व का विस्तार वितरण, इसके प्रथम खंड के ब्रह्मांड के स्वरूप का वर्णन, दूसरे खंड के प्राकृतिक चित्रण, तीसरे खंड में खगोल विज्ञान और चौथे सत्र 5वें खंड में पृथक का मानव गृह के रूप में भी वर्णन किया था। जैसे कि यहाँ पर हम दिया, अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर दिया कॉस्मोस। कॉस्मोस के हम्बोल्ट ने किया था। कॉस्मोस किसने किया था? वो हम्बोल्ट ने। अर्क कुंडे किसने किया? रिटर ने। ना एंथ्रोपोजोग्राफी किसने किया? रेटजल ने किया था। ना सिविलाइजेशन क्लाइमेट क्या हट्टीगट्टन ने किया था। याद रखिए कितना मिनट की वीडियो हुआ देखो तो 31। चलिए भैया हम 20 को क्वेश्चन करवा कर छोड़ देंगे। तो निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? याद रखिए वह किस राज्य से? तो गुजरात का। निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई हुआ 1716.6 किलोमीटर की। भारत तटरेखा के स्पर्श करने वाले कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश है। देश में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाले राज्य की बात बोला जाए, गुजरात है। प्रमुख तटरक्षियां जैसे कि मान लिया यहाँ पर दिया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में दिया है। अंडमान निकोबार तब 52 थी 1962। गुजरात की बात बोला जाए 1215, आंध्र प्रदेश की 974, तमिलनाडु को 907, महाराष्ट्र 653, केरल का 570, उड़ीसा का 476, कर्नाटक का 280 और इसका कितना 158। सब ज्यादा की बात बोला जाए वो गुजरात कितना है? गुजरात का। किसका? वो गुजरात का। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह की बात बोला जाए वह कांडला है। कौन है? कांडला। सबसे बिजी सबसे व्यस्त कौन है? कांडला। कौन सा बंदरगाह? कांडला। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन है? वो कांडला बंदरगाह। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कांडला बंदरगाह। कांडला भारत का प्रमुख आयातक बंदरगाह जो वर्ष 2014 से 15 अब तक कांडला पतन ने सर्वाधिक आयत नौभार तथा निर्यात नौभार वाहन किया। कांडला पतन का नाम दीनदयाल पतन है। यह गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में स्थित एक ज्वारीय पतन है। इसे मुक्त व्यापार घोषित किया गया है। नोट, अगर मुक्त व्यापार कांडला देश का देश में हुआ 7516.6 किलोमीटर लंबे समुद्र 13 से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश भी हुआ, जिससे 13 प्रमुख पतन 200 किलोमीटर के पतन के आते हैं। चलो अब रहने देते यहाँ तक, ठीक है। हम लोग बता चुके 17-18 क्वेश्चन मस्त भूगोल ना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछने वाला है ही नहीं, ठीक है। नून रोटी खाएगी, ठीक है।